हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपना जो है एमसीक्यू सीरीज चल रही है बुक की। अब इसमें तीसरा चैप्टर अपन देख रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने है रासायनिक बलगति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भाई, रासायनिक बलगति में तुम जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन भी देखते हो, अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है वो भी देखते हो, और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट को वो भी तुम देखते हो। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव अप्रोक्सीमेटली। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट है वेग स्थिरांक जो है वो दर के बराबर कब हो जाता है। देखो, माइनस डी आर बाई डी टी। यहाँ तुम्हारा अगर ये जीरो आ गया तो ये जीरो होकर के वन हो जाएगा, तो ये बराबर हो गए। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है। और अगर जब जीरो ऑर्डर, लेकिन यहाँ तुम्हें ऑर्डर के हिसाब से नहीं पूछा है, तुम्हें यहाँ पर पूछा हुआ है भाई, इसने यूनिट के हिसाब से पूछा हुआ है, सांद्रता के हिसाब से पूछा हुआ है। तो सांद्रता के हिसाब से अगर इसको देखोगे तो जब ये एक होगा ना तभी ये एक आएगा। मतलब यूनिट कंसंट्रेशन की क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र बना लो। अब इसके अंदर तुम देख सकते हो भी, जैसे ही टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो ये जो ग्राफ है ये डाउन भी हो जाता है और आगे भी खिसक जाता है। तो देखो, आगे शिफ्ट होता है और नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। देखो, शिफ्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। आगे बात समझ में। तो ये फॉरवर्ड भी जाएगा और डाउन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। यहाँ तुम्हें हाफ लाइफ दे रखी है और कहाँ तक पहुँचा रहा है, ये 25 तक पहुँचा रहा है। तुमसे पूछ रहा है कि बी क्या है। तो भाई, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो हाफ लाइफ जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो हाफ लाइफ जो है इसकी एज इट इज कितनी रहनी है, 10 मिनट ही रहनी है। चलो, एक स्लो रिएक्शन तो याद करो भी। स्लो रिएक्शन ग्रेफाइट या जो डायमंड होता है तुम्हारा उसको ग्रेफाइट में चेंज करते हो, तो ये स्लो रिएक्शन। ठीक है, आयनिक रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें थर्ड ऑर्डर के लिए कौन सा इक्वेशन होगी। तो देखो, लीटर लीटर पर मोल n-1 सेकंड इनवर्स। तो तुम रख दो यहाँ पर तीन। तीन रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, दो आ जाएगा, तो लीटर स्क्वायर आ गया। और मोल कितना आ जाएगा, मोल -2 आ जाएगा, ये ऊपर आएगा तो, और ये सेकंड इनवर्स। तो ये आ गया तुम्हारा सी। चलो नेक्स्ट देखो फिर। ये तो सीधा ही क्वेश्चन है भाई, चाहे 2NH3 हो, चाहे तुम यहाँ पर 2PS3 से क्या बना दो, N2 प्लस 3H2 बना दो, P2 प्लस 3H2 बना दो। इसके अंदर भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। चलो, ऐसे ही तुम्हारी जो 2HI है इसको तोड़ते हो तुम H2I2 में, तो ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही। ओके, नेक्स्ट देखो फिर। N2 3H2 2NH3, इसके लिए सत्य क्या है। तो इसके लिए समीकरण बनाओगे तो तुम आएगा dN2/dt -1/3 dH2/dt +1/2 dNH3/dt। इस तरीके से आ गया। तो इसमें देख लो, अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, H2 और NH3 के बारे में पूछ रहा है। तो H2 पर तो माइनस रहना चाहिए, NH3 पर क्या रहना चाहिए, H2 पे तो माइनस रहना चाहिए और NH3 पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तुम्हारे ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये तुम्हारा यहाँ पर 7 नंबर का सवाल, ये तुम्हारा 6 नंबर का सवाल, ये 5th का हो गया, 4th का हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो पहले तो देखो, इसको लिखते हो तुम, dN2O5/dt
और इज इक्वल टू +1/4 डी NO2 बाई dt DO2 बाई dt। ये अब इसमें होगा क्या, तो देखो तुमसे तुम्हें ये दे रखा है, NO2 दे रखा है तुम्हें 0.0125 और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो स्टाइकियोमेट्री गुणांक से उसको भाग दे दोगे और जब इसको तुम काटोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.0031। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। देखो ये तुम्हारे पास में रिएक्शन दी हुई है, औसत वेग पूछ रहा है इसमें, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, डेल्टा आर डेल्टा टी। तो इसके अंदर तुम 0.5 से कहाँ तक पहुँचाओगे, 0.4 तक पहुँचाओगे और ये 30 मिनट में। तो भाई इसके अंदर ये आ गया 0.01 30, ये कट जाएंगे, यहाँ 100 आ गए, तो ये 0.33 इंटू 10⁻³ इसको इधर करोगे तो 3.3 इंटू 10⁻⁴ तक पहुँच जाएगा ये। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। आगे पूछ रहा है तुमसे H2O के बनने की दर क्या है, तो देखो NH3 का दे रखा है 1/4 DNH3/dt और एक तरफ ये H2O है 1/6 DH2O/dt। अब तुम क्या करोगे, इसको इधर पहुंचा दो, ये हो गया 6/4 और NH3 की रेट क्या आ गई 3.6 इंटू 10⁻³ इस 4 को इससे काटोगे, 4 एकम 4, लगभग ये 1.5 के करीब आ गया। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो ये लगभग 5.4 तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया 11th का सी हो गया भाई। चलो किसी प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। हाँ अभिक्रिया की कोटि, तो क्या करोगे तुम इसमें इन सभी कोटियों को जोड़ दो 1/4। पहले तो ये देखो 1/2 1/2 जोड़ते हुए कितना आ गया, एक आ गया, एक में 1/4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया के मामले में जो दर है रेट है वो क्या होगी, तो भाई रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, तो सीधी सी बात है ये कंसंट्रेशन यूनिट से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ही रहता है रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि देखो T½ 0.693/K, इसके को इधर पूछा दो। अब बताओ देखें इसमें कहीं भी अभिक्रिया की कंसंट्रेशन आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ये स्वतंत्र होगा। आ जाओ, ये वेग नियम दे रखा है, अभिक्रिया की दर क्या होगी ए के हिसाब से पूछ रहा है ये, तो तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर dR/dt के ए। ठीक है, और पूछना चाह रहा है भाई कि इसकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो देखो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर ले रखा है ना, इसका मतलब जितना तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतना ही तुम्हारी रेट बढ़ेगी, तो बी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ए की सांद्रता को आधा करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते हो उतना ही रेट बढ़ती है, जितनी कंसंट्रेशन कम करते हो उतनी ही रेट कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट एक अभिक्रिया है जिसमें आर जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसमें सेकंड ऑर्डर चल रहा है, तो अगर आर की सांद्रता 4 गुना बढ़ाओगे तुम, तो भाई सेकंड ऑर्डर में रेट जो है फिर वो कितनी गुना बढ़ती है, वो 4 गुना ही बढ़ती है, तो 4 से 4 गुना करोगे तो 16 गुना। ऐसे ही अगर इसको तुम डबल करो कंसंट्रेशन को तो 8 गुना कौन बढ़ेगा, थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, और 2 गुना करो तो 2 गुना किस में बढ़ता है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये 16 टाइम्स आएगा भाई इसके अंदर आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखें फिर। यहाँ तुम्हें दे रखे हैं और इनकी जो है तुम्हें
यूनिट के साथ में मैच करना है अभी। सबसे पहले तुम देख लो इसमें फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, सेकंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के साथ मिला तो डी का क्या होना चाहिए वैसे इसके अंदर, डी का थर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों में ही है। अब इसके बाद में जीरो ऑर्डर को देख लो, तो जीरो ऑर्डर किस में आएगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ लिख लो लीटर पर मोल -1 सेकंड इनवर्स, यानी कि लीटर किस में है, माइनस में है, मोल किस में है, प्लस में है, और सेकंड इनवर्स। तो लीटर इनवर्स, मोल और सेकंड इनवर्स ये तुम्हारे किस में है, पहले में है। तो ये 70वें का कौन सा बैठेगा, फिर डी बैठ जाएगा। ये नेक्स्ट आ जाओ। ये एक इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, इसके अंदर क्या हो रहा है, एस्टर का अपघटन हो रहा है और के की इकाई तुमसे पूछी जा रही है भाई, ठीक है ना। तो देख लो भाई, सीधी सी बात है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम करोगे तो लीटर पर मोल n-1 सेकंड इनवर्स, यहाँ दो रखोगे, दो रखते ही ये 1 हो जाएगा, तो लीटर 1 मोल इनवर्स। तो ये लीटर 1 है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये अभिक्रिया दे रखी है भाई तुम्हें को, एक्स और वाई का कंसंट्रेशन। तो भाई सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन जब लिखी हुई आती है तो ये जीरो ऑर्डर में आती है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस a-x को तुम क्या मान सकते हो, पूरी पूरी कंसंट्रेशन मान सकते हो, और इस पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो भाई इधर तुम अगर कंसंट्रेशन ले लिया, इसको x भी मान लो, इसको टाइम ले लो, तो ये माइनस में घटता हुआ ग्राफ आएगा, घटता हुआ ग्राफ आएगा और इसकी स्लोप k के बराबर हो जाएगी। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए होती है भाई ये रिएक्शन, ठीक है ना। इक्वेशन तुम्हारे सामने मैंने लिखी थी, कौन सा ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में 10 मिनट इसका जीवन काल है, किसी हाफ ऑर्डर है, किसी हाफ लाइफ है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और ये 100 मिनट में कितना कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 हाफ लाइफ। और 10 हाफ लाइफ के लिए तुम याद रखना 99.9% जो होता है ना वो 10t हाफ के बराबर होता है, ये सीधा याद रखना, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु क्या होगी, दर स्थिरांक का मान ये है, तो हाफ लाइफ 0.693/k, दर स्थिरांक रख दो यहाँ पर कितना, 200, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते ही आंसर जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3.46 इंटू 10⁻³ आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है, अर्धायु काल तो ये लो वही 962 इंटू 10⁻², इसका भाग दे लो, भाग दोगे तो ये आंसर लगभग आ जाएगा तुम्हारे 34.65, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट। 75 मिनट दी हुई है तुमको, हाफ लाइफ के हिसाब से 1/8 तक पहुंच रहा है, तो देखो 1 से 1/2 पहुंचेगा, फिर 1/4 पहुंचेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा 1/8 तक पहुंचेगा। तो इसके अंदर क्या हो रखा है, 3 हाफ लाइफ लगी है, टोटल टाइम ये 75 बता रहा है, तो 3 हाफ लाइफ में बांट दो उसको, 25 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, इनको मैच करना है तुमको। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो इससे मैच हो जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो सी का सेकंड होना है। सी का सेकंड किस में है, एक में ही है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है सी का सेकंड, तो इसी से हो जाएगा काम तुम्हारा। बाकी और देख लो, देखो फर्स्ट ऑर्डर इससे मैच करेगी, जीरो ऑर्डर इससे मैच करेगा, और आर एन एस इक्वेशन इससे मैच करेगा। चलो नेक्स्ट देखो, उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और रेट को जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हें पता होगा भी, सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ है, और इसमें अगर कैटलिस्ट मिला दोगे तो इसका जो हाइट है ग्राफ की वो कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तुम्हें दे रखा है यहाँ पर दर स्थिरांक,
कोलिजन थ्योरी का। और ये कह रहा है कि भाई किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए किस में कमी करनी चाहिए, तो बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी में अगर कमी होगी तो आपकी जो दर है वो आगे जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। तो एनर्जी में कमी करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रेट अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए, उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है, किसको बदलता है ये कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है अभी, ठीक है ना। ये तुम्हारा ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले तो आया था, अरे आया था ना, ये लो, इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कर देगा तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रेट बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। किसी सक्रियण अभिक्रिया किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की जो है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिसाइड करते हो, तो लोग K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2 इस समीकरण से करते हो। तो ये क्या है, दो तापमानों पर, दो तापमानों के ऊपर क्या है, रेट कांस्टेंट ज्ञात करते हैं, उसी से ज्ञात होती है ये। चलिए नेक्स्ट। ये दिया हुआ है तुम्हें और इसमें सही विकल्प चुनना है तुम्हें। एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है भी इसमें। ये E1 और E2 किसके बराबर है, ये सक्रियण ऊर्जा के बराबर, ठीक है। और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो ये लेस स्टेबल, तो ये लो। आरएनएस समीकरण के अनुसार एल एन के वर्सेस टी के मध्य ग्राफ है, और कौन सा ग्राफ भी इसको शो करता है, तो देख लो, एल एन के, एल एन ए अपॉन आर टी। तो एल एन के बीच ग्राफ बनाओगे, 1/T के बीच बनाओगे, घटता हुआ ग्राफ बनेगा। एल एन ए यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा अंतःखंड, तो ये इसी में है, एक में ही है घटता हुआ ग्राफ, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। आरएनएस समीकरण पर विचार करें और आपसे सही कथन पूछना चाह रहा है, तो देख लेते हैं इसमें। रेट कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज होता है, देखो एक्सपोनेंशियली, जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। ये साफ साफ इस फॉर्मूले में दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा ही नहीं जब आप एक्टिवेशन टेम्परेचर बढ़ाओगे। देखो रेट कांस्टेंट इंक्रीजिंग exponentially with decreasing activation energy and increasing temperature, ठीक है। तो इंक्रीज तो कैसे होगा भाई, रेट कांस्टेंट डिक्रीज ही हो सकता है जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो, तो यहाँ से ये इंक्रीज ही हो सकती है। इंक्रीज होगी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड नंबर चैप्टर था। आगे और आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए धन्यवाद।